Hello and good morning everyone. I welcome you all EduWords News Analysis. Today is 13 January 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. देखेंगे आज हमारे पास कौन कौन सी important news है जो हमें डिस्कस करनी है. तो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा फ्रंट पेज है, आप जैसा देख सकते हैं. यहाँ पर आज हमारे पास दो न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करनी है. यहाँ पर ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज की गई है. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं इससे, हम उसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इन्फ्लेशन के बारे में कि हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. एग्जाम के लिए हमारे क्या पॉइंट्स निकल कर आते हैं मेनली हम उनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. एडिटोरियल सेक्शन की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पर हमारे पास आज दो एडिटोरियल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. फर्स्ट है एंटरिंग अ एयर ऑफ अनसर्टेनिटी. यहाँ पर वही रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के बारे में बताया गया है. उससे हम वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं. उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल स्टीलमेंट. इसमें मेनली सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में, इसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर क्या है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन हम बता सकते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, इशू क्या है, कंटेक्स्ट क्या है हमारा, कि दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है. जैसे कि अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में असेंबली, जो फर्स्ट असेंबली हुई थी उसमें जब सीएम थे वो अपनी स्पीच दे रहे थे तो गवर्नर वहाँ से चल दिए थे. वो मतलब उन्होंने स्पीच उनकी पूरी सुनी ही नहीं और उन्होंने क्या किया, असेंबली को छोड़कर वो आगे की तरफ बढ़ गए और आगे निकल गए, असेंबली को हाउस को लीव कर दिया. अब आज हमें फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या कि दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच में यहाँ पे हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पर मेनली हम क्या डिनोट कर सकते हैं, सेंटर और स्टेट का रिलेशन. दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कब आई थी, आपको ये पता होना चाहिए. ये आई थी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके अंडर यूटी थी. दिल्ली क्या है हमें पता है, यूटी है. तो जनरली बहुत सारी यूटीज़ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होती है, बट दिल्ली में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली में यूटी आई. इसका मतलब यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, यहाँ पर सीएम होंगे, यहाँ पर सीएमओ होंगे. ओके. अब आप सभी को पता होगा कि यूटी में कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिसको कौन अपॉइंट करता है, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. आपको ये पता होगा कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. ठीक है. और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका काम क्या होता है कि वो सीएमओ की एडवाइस से जो भी सारे काम करते हैं वो सीएम और सीएमओ की एडवाइस से सारे डिसीजन लेते हैं. ओके. एक्सेप्ट यहाँ पे एलजी की फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या एक एक्सेप्शन मिलेगा कि किन किन मामलों में, जैसे अगर पब्लिक ऑर्डर की बात आती है, क्या पब्लिक ऑर्डर, पुलिस की बात आती है, ठीक है, पुलिस ऑर्डर या फिर लैंड, तो इन मामलों में जो गवर्नर है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं. यहाँ पर उनको सीएमओ की या फिर सीएम की कोई भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है. बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है सीएम के बीच में और एलजी के बीच में. ठीक है. तो यहाँ पे ये पूरा इसी के बारे में इशू है. इसमें मेनली इसी का बताया गया कि किस तरीके से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है. ओके. तो इसमें ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें यही पता होना चाहिए किस तरीके से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, हम किस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. क्या एलजी के पास सीरियसली इतनी कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी पावर दे रखी है कि वो सीएम की एडवाइस को नल एंड वॉइड कर सकते हैं और अपने डिस्क्रिप्शन अपने अकॉर्डिंग काम करें, या फिर सीएम के पास ऐसी पावर है कि वो जो एलजी हैं उनकी बात ना माने और अपने अकॉर्डिंग सारी डिसीजन लें, सारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करें. तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया गया है. हम नेक्स्ट मूव करते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे बेंजामिन नेतान्याहू बम्पी रोड अहेड. यहाँ पे जो इज़राइल है वहाँ पर क्या हुआ है, जो नए प्राइम मिनिस्टर अभी फिर से आ चुके हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. यहाँ पे बजट आने वाला है, मार्च आने वाला, फरवरी में ही बजट जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है, आप सभी को पता होगा. तो यहाँ पे क्या पॉलिसी रहेगी, हमारा जो बजट होगा वो पॉपुलिस्ट होगा या फिजिकली होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ये एक डिबेट है, यहाँ पर दो लोग हैं और वो उनके बीच में डिबेट चल रही है कि इस साल का जो बजट होगा वो किस तरीके का होगा, कैसा होगा. ओके. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. यहाँ पर उसके बाद ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है. यहाँ पर क्या बताया गया है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर एट लॉगर हेड्स. यहाँ पे वही डिस्कशन हो रहा है किसके बीच में, गवर्नर
और हमारा जो सीएमओ है उनके बीच में क्या क्या गवर्नर के पास पावर है, सीएमओ के पास कौन कौन सी पावर है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल को आप जो ये एडिटोरियल सेक्शन है ये वाला यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कैपिटल स्टीलमेंट, इससे आप पूरा इंटरलिंक कर सकते हैं। ये दोनों एक ही इशू है। यहाँ पर सीएम और जो गवर्नर है इनके बीच में इनको कौन कौन सी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। इसमें हमारा जो कोर बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर डिले लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। यहाँ पर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला आता है यहाँ पर ग्लोबल साउथ समिट हो रही है। ग्लोबल साउथ समिट क्या है आप सभी को पता होगा। जितनी भी हमारी सदर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी सदर्न कंट्रीज़ हैं इसमें से बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो G20 का पार्ट नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो G20 का पार्ट नहीं है। तो इसमें यही बताएगा, अभी ये जो समिट है ये 2 दिन चलेगा। ये कल था एक, ये 12 एंड 13 जनवरी, ये 2 दिन चलेगा। इसमें अभी आज भी कुछ समिट होंगे, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आएंगे, आगे भी इसकी न्यूज़ आएंगी तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इसलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि वर्ल्ड इज इन अ क्राइसिस एंड इट्स नॉट क्लियर हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। इसमें ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक क्राइसिस में है। अभी जैसे कि क्राइसिस हमारी बहुत सारी क्राइसिस हैं, जैसे कि कोविड आया था। अभी कोविड के बाद यहाँ पे हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेररिज्म है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो क्राइसिस हैं हो रही हैं, बट इनको क्या है एड्रेस अच्छे से नहीं किया जा रहा है। आगे हम क्या इनको एड्रेस अच्छे से कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में पूरा उन्होंने डिस्कशन किया है। अब ग्लोबल साउथ समिट है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, सदर्न कंट्रीज़ हैं, वो G20 का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है उनके जो मोटिव होते हैं, उनका जो एजेंडा होता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वो सामने नहीं आ पाता है। इसके लिए यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंश्योर किया है कि उनके वो इशू सुनेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेंगे और यहाँ पर जो G20 प्लेटफॉर्म में उनको एड्रेस करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से टैकल कर पाएँ। ओके, तो जो ये ग्लोबल साउथ समिट है इसका थीम क्या था, आपको थीम पता होनी चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। थीम क्या थी हमारी, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस। तो ये इसका थीम था। इस थीम के अंडर ये ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके लिए अभी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आएंगे जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर बताया गया है क्या, वेजिटेबल प्राइस कूल्स इन्फ्लेशन। यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला था, कोर इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को मेज़र करने के, काउंट करने के यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है कौन सा, एक होता है CPI और एक होता है WPI। CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI होता है हमारा होल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। CPI में क्या इंक्लूड होता है, यहाँ पर हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारी जो गुड्स होती हैं और सर्विसेज, इसमें दोनों इंक्लूड होता है। और होल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ हमारे गुड्स जो होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। उसके बेसिस पर हम ये बताते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है कितना नहीं है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम गुड्स और सर्विस दोनों को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। आप सभी को पता है इन्फ्लेशन का जो हमारा डेटा वो कितना रखा गया है कि 2 से 6 के बीच में होना चाहिए। अगर 6 से ज़्यादा हो गया है तो मतलब कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और 2 से अगर कम है वो मतलब इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड किया जाता है। हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा फूड हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, ठीक है, और भी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो हो गया। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो फूड और एनर्जी होता है इसको एक्सक्लूड किया जाता है, इसको बाहर रखा जाता है कोर इन्फ्लेशन से।
क्यों रखा जाता है बाहर? क्योंकि जो फूड और एनर्जी होता है, इनका जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब कि आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाता है। बारिश हो रही है, अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है किसी भी चीज़ की तो उसका प्राइस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अगर डिमांड कम हो रही है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। तो ये पूरा क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। तो यहाँ पर फूड और जो एनर्जी है, इसका जो प्राइस है, इसको मतलब यहाँ से कोर इन्फ्लेशन से हमारे एक्सक्लूड करके रखा है, मतलब कि इसको बाहर निकाल के रखा गया है। अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो हमारा यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अगर हम फूड और एनर्जी को अपने इन्फ्लेशन रेट से बाहर रखते हैं तो जो हमारा इन्फ्लेशन आया था नवंबर में, वो कितना था, 6.1 से 6, ठीक है, मतलब 6 to 6.1 था। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंता वाली बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर इन्फ्लेशन इज हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस दी फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। आपको ये पॉइंट याद रखना है, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसी से जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो बनते हैं। आपको यहाँ पे ये दिया जा सकता है कि कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, उसमें फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड किया जाता है कि इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू रेट ऑफ चेंज इन सीपीआई। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जो हमारा सीपीआई में चेंज होता है, मतलब कि किस रेट से उसमें चेंज हो रहा है, उसको हम मेज़र करते हैं, तो वो हमारा होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मेजर्स द चेंज इन एवरेज कंज्यूमर प्राइस आफ्टर एक्सक्लूडिंग ट्रांसिस एंड टेम्परेरी प्राइस वॉलेटिलिटी सच एज commodities like food and energy. It reflects economic inflation trend. अब जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो क्या होता है, जैसा अभी हमने देखा उसमें से फूड और एनर्जी को बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं, इनका जो प्राइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, जिससे कि ये जो हमारा मेन इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन रेट होती है, उसको हम नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करके रखते हैं, ताकि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, उसको हम मेज़र कर पाएँ। तो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो इससे ये क्या बताता है कि जो इकोनॉमी किस टाइम पे अभी, मतलब कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा भी महंगाई चल रही है। कोर इन्फ्लेशन इज सीन एज अ लीडिंग प्रेडेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट यूज टू डिटरमाइन हाउ राइजिंग प्राइस अफेक्ट कंज्यूमर इनकम। जैसे हमने इन दोनों चीज़ों को बाहर निकाल दिया, ठीक है, फूड और एनर्जी को अपने सेक्टर से, कोर इन्फ्लेशन से बाहर निकाल दिया। अब इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो हमारा लॉन्ग टर्म का इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारा जो लॉन्ग टर्म का इन्फ्लेशन है उसको प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसमें सिर्फ हमें यही जानना था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इसमें हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है और होल प्राइस इंडेक्स होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारा गुड्स और सर्विस को इंक्लूड किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस इन द सेंस, जैसे कि आप कोई कैब बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कैब में आपको वहाँ पे इंश्योरेंस, कैब का इंश्योरेंस होता है, तो वहाँ भी आपको कैब भी मिल रही है, गुड्स भी मिल रहा है और सर्विस। तो इस तरीके से हमें वहाँ पर इन्फ्लेशन का पता चलता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है, ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन का है, ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है, यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके कारण जो हमारे वर्ल्ड में है बहुत सारे डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है कि हमने ये एज्यूम, मतलब कि एक फोरसाइट था, हमने ये भविष्य में क्या होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला है, हम इसको मेज़र नहीं कर पा रहे हैं कि कभी भी, जैसा कि अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर था, इसको हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि हाँ ये होगा? नहीं, हमने इसको प्रेडिक्ट नहीं किया था, बट ये फिर भी हुआ। तो इसमें यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि हम कहाँ किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। कब क्या हो जाए इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। अब देखिए, रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, इसके कारण हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने तरीके से अपने आप को रेडी कर रही हैं, तैयार कर रही हैं कि अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई भी ऐसी रिस्क आती है तो हम प्रिपेयर रहें। अब जैसे कि इस वॉर से क्या हुआ, इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, अपना जो डिफेंस का जो बजट है उसको इंक्रीज़ कर रही हैं। अब इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, जैसे कि रिस्क ऑफ एस्केलेशन। यहाँ पर हमें एक एस्केलेशन दिख रहा है, गिरावट दिख रही है। यहाँ पर हमें ग्लोबल इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन कैसे देखने को मिल सकता है, जैसे कि रशिया के ऊपर क्या किया है, रशिया के ऊपर यूएस ने और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने सैंक्शंस लगा के रखे हैं, जिससे कि जो हमारा
ऑयल का प्राइस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब ज़्यादातर जो हम ऑयल लेते थे वो रशिया से लेते थे, जो भी अदर कंट्रीज है उनसे तो लेते ही थे। बहुत सारा जो पार्ट था वो रशिया भी ऑयल का इंपोर्ट करता था। रशिया का जो फॉरेन मार्केट है, फॉरेन करेंसी है, फॉरेन बैंक्स है, रशियन के जो बैंक्स है, रशियन का फॉरेन एसेट है, उसको फ्रीज कर दिया गया है। वो फ्रीज हो रहा है क्यों? क्योंकि उनके जो ट्रेड है वो नहीं हो पा रहे हैं दूसरी कंट्रीज से। तो यहाँ पर हमें ग्लोबल इन्फ्लेशन ओवरऑल देखने को मिल सकता है। इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना और रशिया के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना और रशिया के रिलेशन जो हो रहे हैं इम्प्रूव हो रहे हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी आई थी चाइना की तरफ से कि अगर हम देखा जो चाइना और रशिया की जो रिलेशंस हैं, हिस्ट्री मतलब कि अब तक की हिस्ट्री में सबसे अच्छे टाइम पर वो गुजर रहे हैं, मतलब कि रिलेशंस आर एंजॉइंग द बेस्ट पीरियड इन देयर हिस्ट्री। आज के टाइम पे जो उनके रिलेशंस है हिस्ट्री में, वो पहली बार मतलब इस तरीके के उनके रिलेशन, इतने अच्छे रिलेशंस बन पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक साइड आ गए हैं और रशिया अदर साइड आ गया। अब रशिया को क्या करना है, अपने आप अब उसकी इकोनॉमी को कंटिन्यू करना है ना, इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए, सारी चीज़ें। तो वो अब किसकी तरफ झुक रहा है, वो चाइना की तरफ झुक रहा है, जो कि हमारे लिए एक मेजर पॉइंट है, हमारे लिए एक वरिंग पॉइंट है, हमारे लिए चिंता की बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रशिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, इंक्रीज इन डिफेंस बजट। अब जो सारी कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जो अपने बजट में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस का जो बजट है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। अभी ये बताया गया कि 2022 में, जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर फॉल आउट हुआ है, फेब में ये स्टार्ट हुआ था, फेब 2022 में, तब से देखा जा रहा है कि जो हम डिफेंस का बजट देखें तो 2022 में जो डिफेंस बजट था वो कितना था, $2 ट्रिलियन। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 2023 तक ये जो बजट है ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। सारी कंट्रीज़ जो है अपना 2% जीडीपी का किसको प्रोवाइड कर रही हैं, डिफेंस को दे रही हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो ज़्यादातर डिफेंस सिस्टम था वो हम किससे परचेस करते थे, रशिया से परचेस करते थे, आप सभी को पता होगा। बट अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हमारे जो डिफेंस परचेस के जो हमारे अलग अलग हैं, उनको जो हमारा जो सेक्टर है उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हम सिर्फ रशिया पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडियन डिफेंस परचेस फ्रॉम वेस्ट। हम अब क्या करेंगे, जो फ्रांस है, ठीक है, उससे कुछ परचेस करेंगे, यूएस के साथ तो हमारे डिफेंस पैक्ट हैं ही, और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनसे भी हम क्या करेंगे, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको परचेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अनस्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है इसमें, जो हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ग्लोबल इश्यूज़ जैसे कि हमारा क्या कह सकते हैं आप, ग्लोबल इशू में जो हमारा मेन इशू किया जाता है, टेररिज्म आ रहा है, ठीक है, हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग वाले इशू है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो निगलेक्ट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया के बारे में हम देखें, इंडिया के फैक्टर में बात करें तो इंडिया को क्या करना है, इंडिया है हमारा। अब इंडिया को यहाँ पर इंडिया के पास बहुत सारे, इंडिया की जो नेबरिंग है, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, ठीक है, म्यांमार है, भूटान है। तो जितनी भी इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमें क्या करना है, इनके साथ अपने रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन करना है। बट हमारे जो कन्फ्लिक्ट हैं वो भी चले जा रहे हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, और जो टेररिज्म है वो खतरा है, ठीक है। नेपाल में न्यू गवर्नमेंट आई है, और जो न्यू गवर्नमेंट आई है उसका जो ज़्यादातर जो झुकाव किसकी तरफ है, चाइना की तरफ है। तो इंडिया को भी यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस जो है हमें फेस करने की तरफ मिल रहे हैं। अब इन फ्यूचर इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या अनसर्टेनिटी हम देखने को मिल सकती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये आर्टिकल बस इसी के बारे में था कि किस तरीके से हम सारी जो पूरा जो वर्ल्ड है वो एक अनसर्टेनिटी की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे इजरायली पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया। यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इजराइल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इजराइल, ये देखिए ये है इजराइल, ठीक है।
अब यहाँ पर इसराइल की जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जॉर्डन है, इजिप्ट है, ठीक है, सीरिया है, इस यहाँ पर फिर सऊदी अरेबिया भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो इसराइल है वो किससे लगता है, मेडिटेरियन सी से लगता है, आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देखिए एक जॉर्डन रिवर, ये रिवर जॉर्डन रिवर है, और यहाँ पे एक डेड सी भी है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो बॉर्डर्स हैं, इसके आसपास कौन सा सीज़ है, या मेडिटेरियन सी है और एक डेड सी है। इसकी जो कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। यहाँ पर गल्फ ऑफ काबा भी है। तो आपको ये मैप बेस्ड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें मेनली पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया, बट यहाँ पर हमें उनकी पॉलिटिक्स से कोई भी मतलब नहीं है ज़्यादा, बट हमारे लिए यहाँ पर उसकी लोकेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पर बजट के बारे में बताया गया है कि अब इंडिया का बजट जो है, मतलब कि आने वाला है, फेब में अभी ये बजट आएगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, एक डिबेट चल रही है। यहाँ पर क्या एक डिबेट चल रही है कि जो इंडिया का बजट होगा कैसा होगा, पॉपुलिस्ट होगा या फिजिकली होगा। पॉपुलिस्ट बजट देखिए 2-3 टाइप के होगी। पॉपुलिस्ट बजट क्या होता है, जो प्लीजिंग टू पीपल। पॉपुलिस्ट बजट क्या होता है, वो होता है प्लीजिंग टू पीपल। ऐसा बजट हम लेकर आए जो लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बात पर डिबेट हो रही है कि पॉपुलिस्ट होगा या फिजिकली होगा। हम ऐसा बजट लेकर आने वाले हैं जो लोगों के लिए लोगों को अच्छा लगे। क्यों हम ऐसा डिबेट क्यों चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। अब हमें लोगों को क्या करना है, खुश करना है। लोग खुश होंगे तभी हमें वोट मिलेगा। तो बस इसी के बारे में बात है। या फिर फिजिकल बजट आने वाला है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको देखना है। तो यहाँ पे किस बात पर डिबेट हो रही है, इसी बात पर डिबेट हो रही है कि पॉपुलिस्ट बजट होगा या फिजिकल बजट होगा। तो गवर्नमेंट मेंटेनिंग फिजिकल डिसिप्लिन, यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना होगा, या गवर्नमेंट क्या करेगा, जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करेगा या नहीं करेगा। लेस फिजिकल स्पेस, जो फिजिकल स्पेस उसको लेस स्पेस देगा। सब्सिडरी रिडक्शन, इन्फ्लेशन, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू हेल्प पुअर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए जो गवर्नमेंट है उसके पास अगर हम बात करें 2 टाइप्स के बजट होते हैं। गवर्नमेंट के पास देखिए एक्सपेंडिचर भी आता है और यहाँ पे रेवेन्यू भी आता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसके पास रेवेन्यू भी आता है और एक्सपेंडिचर भी करती है। एक्सपेंड करती है, अगर उसने क्या किया, गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंड करती है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा फिर फिजिकल डेफिशिएट होता है। फिजिकल डेफिशिएट होता है जिसको हम मीट करने के लिए क्या करते हैं, डेट लेते हैं, उधार लेते हैं। और जब हम उधार लेते हैं तो ये जो उधार लेते हैं ये भी किस में इंक्लूड होता है, हमारी जीडीपी में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डेट जीडीपी कहलाती है। कैसी जीडीपी कहलाती है, डेट जीडीपी कहलाती है। आपको ये याद होना चाहिए। अब इस डेट से मीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये उधार ना लेना पड़े, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े। तो इसके लिए या तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू बढ़ा दे, ठीक है, या फिर अपने एक्सपेंडिचर को वो क्या करें, कम कर दें। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर को किस चीज़ में कम कर सकती है, जैसे कि वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें कम कर सकती है, ठीक है। सब्सिडरी जो है उनमें रिडक्शन कर सकती है, या फिर उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। तो ख़त्म तो नहीं कर सकती है, उनको गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट हाँ वो सब्सिडरी जो है दी जाती है उनमें रिडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फ्री बीज हैं उनको देख सकती है। जो फ्री बीज का कॉन्सेप्ट है आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर ये सारी जो मेजर्स लेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकती है और जो उनके जो डेट्स हैं उनको काउंटर कर सकती है, डेट्स उनको ना लेना पड़े। तो अब इसी चीज़ पे बात चल रही है। अब ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या सोशल सिक्योरिटी के लिए मेजर्स लेगी, गरीबों की हेल्प करेगी या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर किस में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा या फिर जो हमारी वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं उन पे होगा। तो बस ये पूरा डिबेट चल रहा है। आगे क्या इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट वॉकआउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए है। ये जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा कि अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले ही, यहाँ पर क्या हुआ था, तमिलनाडु की असेंबली में सीएम जब स्पीच दे रहे थे अपनी, तो गवर्नमेंट वहाँ से वॉकआउट कर दिया था, वो वहाँ से चले गए थे, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज निकल कर आए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल बताता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द एग्जीक्यूटिव पावर। आपको ये याद रखना है आर्टिकल्स। अभी ये इशू चल रहा है तो
ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे ये सारी चीज़ें गवर्नर और जो स्टेट के सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं इनके बीच में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपसे ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 154 क्या कहता है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं स्टेट की वो किसके पास होती हैं, गवर्नर के पावर होती हैं। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 154। एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। और जो भी गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कैसे उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो उनको वो डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर जो भी उनके नीचे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो भी उनके नीचे ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन कहता है, आर्टिकल 154। अब दूसरी तरफ आता है हमारा आर्टिकल 163। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 163, अब ये क्या कहता है, गवर्नर शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट फॉर फंक्शन विच रिक्वायर्स हिज डिस्क्रिशन। अब ये आर्टिकल ये कहता है कि गवर्नर जो भी पावर एक्सरसाइज करेगा, जो भी फंक्शन एक्सरसाइज करेगा वो कैसे करेगा, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हमारी, जब वो एडवाइस करेगी किसको, गवर्नर को, तभी क्या करेगा गवर्नर अपनी जो भी उनके फंक्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर तो उन्होंने वैसी पावर दे दी कि हाँ गवर्नर अपनी मर्जी से कैसे भी करके, गवर्नर के पास मतलब ये पावर है कि वो अपनी जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है उनको एक्सरसाइज कर सकता है। बट आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नमेंट क्या करेगा, उनकी जो पावर है, जो भी वो फंक्शन है वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे, विद द एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट फंक्शन विच रिक्वायर्स अस डिस्क्रिशन। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी उनका डिस्क्रिशन, उनकी सोच समझ, मतलब कि उनको देखना पड़ता है कि हाँ इसमें मतलब काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर हैं, जो सीएम है वो सही काम कर रहे हैं नहीं, तो वहाँ पर वो देखते हैं। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे फिर आता है हमारा आर्टिकल 163 क्लॉज 2। ये क्या कहता है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी मैटर इज or is not a matter as respect which the governor is by or under the constitution required to act is his the decision of the governor in his discretion shall be final। कभी कभी ऐसा कुछ आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जहाँ ऐसा मैटर आ जाए जिसके रिस्पेक्ट में गवर्नर क्या करे, गवर्नर वहाँ पे अपना डिस्क्रिशन दिखाता है, गवर्नर वहाँ पे क्या करता है, अपना डिस्क्रिशन दिखाता है। तो उस टाइम पर गवर्नर जो भी डिसीजन लेगा उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना है। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको इनको रट लेना है, क्यों, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है तो इनसे क्वेश्चन बनना कंफर्म है 100%। आपको एक ना एक क्वेश्चन आपसे इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 163 क्लॉज 2 क्या कहता है कि कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, वेदर एनी मैटर और इज नॉट अ मैटर इज रिस्पेक्ट विद द गवर्नर, कि वो गवर्नर से रिस्पेक्ट में मैटर ना हो, बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो, मतलब वो मैटर जो है उसका क्या कर रहा है, उसका गवर्नर का डिस्क्रिशन प्रोवाइड मांगना चाहता है। तो उस टाइम पर जो भी गवर्नर डिसीजन लेगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई जा रही। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 हैड मेड मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके तहत ये किया गया था कि जो सीएमओ की एडवाइस होती है, जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस होती है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर कैसी है, बाइंडिंग है, ये प्रेसिडेंट के लिए है। बट ऐसा कोई भी प्रोविज़न गवर्नर के लिए नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके अंडर ये कहा गया था कि जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस होती है वो बाइंडिंग है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट यहाँ पर बिना उनकी एडवाइस के या फिर उनकी एडवाइस को नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है, उनकी एडवाइस को उनको मानना ही पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ गवर्नर यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्या करता है, लेकिन टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो अपनी लैंडमार्क जजमेंट से ये कंफर्म करते हैं, जो गवर्नर की जो पावर्स हैं उनको लिमिट्स करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाउएवर हैज़
इन सेवरल लैंडमार्क जजमेंट्स डिफाइन लिमिट्स द डिस्क्रिशनरी पावर्स। जो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको क्या किया है, लिमिट किया है। तो इसमें बस यही बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की हमारी क्या पोजीशन है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, गवर्नर की पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्होंने क्या प्रोवाइड किया गया है। क्या गवर्नर जो सीएम है और उनकी एडवाइस है उनको नल एंड वॉइड कर सकते हैं और अपने डिस्क्रिशन से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कौन कौन से हमारे जो लैंडमार्क जजमेंट्स है। फर्स्ट है हमारा 2016 में यहाँ पे नबाम रेबिया जजमेंट आया था जिसमें 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें यहाँ पे चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव गवर्नर अ जनरल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट अगेंस्ट और विदाउट द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन्होंने ये कहा था इस केस में, इस जजमेंट में, आपको जजमेंट्स भी आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने इस जजमेंट में कहा था, ये 5 जजेस की बेंच थी, कि जो आर्टिकल 163 होता है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को जनरल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द गवर्नर अ जनरल डिस्क्रिशन, मतलब कि कोई भी नॉर्मल चीज़ आ रही है तो उसमें गवर्नर क्या कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, हर बार अपना डिस्क्रिशन नहीं दे सकता है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं तो वहाँ पर वो अपना डिस्क्रिशन दे सकते हैं, जैसे अगर वो सिक्योरिटी का मामला हो, ठीक है, फॉरेन का मामला हो, तो वहाँ पर वो डिस्क्रिशन दे सकते हैं। बट जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों पर वो अपना डिस्क्रिशन, जनरल डिस्क्रिशन का यहाँ पे पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि उन्होंने जनरल डिस्क्रिशन की बात की गई। तो यहाँ पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो गवर्नर को माननी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा इन शमशेर सिंह वर्सेस एंड अनर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में ये केस हुआ था। ये 7 जजेस की बेंच थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल पावर्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। उन्होंने इसमें ये कहा था कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट अपनी जो भी पावर्स हैं, जितनी भी उनकी फॉर्मल पावर्स हैं, वो मिनिस्टर की एडवाइस पर ही एक्सरसाइज करेंगे। कुछ सिचुएशन पे, यहाँ पे एक्सेप्शनल सिचुएशन से वहाँ पर बस छोड़कर बाकी जितनी भी नॉर्मल सिचुएशन में उनकी जितनी भी फॉर्मल पावर है वो किसकी एडवाइस पर परफॉर्म करेंगे, मिनिस्टर की एडवाइस पर। जितने भी सीएमओ है और सीएम है उनकी एडवाइस पर ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। सो ये पूरा आर्टिकल आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको जितने इसमें बहुत सारा जो प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट है आपको यहाँ पर निकल कर आता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनजीएसी डिबेट। यहाँ पर एक डिबेट बताई दी गई है। एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल। ये हमारे लिए जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट्स जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ले डाउन द लॉ। Article 144 of the Constitution mandates that law declared by the Supreme Court is binding on all courts, even the Supreme Court. यहाँ पे एक डिबेट चल रही है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, उसके बारे में, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जो हमारी जुडिशरी है और जो हमारी लेजिस्लेचर है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट सा चल रहा है कि जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है या लेजिस्लेटर। कभी कभी क्या होता है, जब जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है तो लेजिस्लेटर वीक हो जाता है, और लेजिस्लेटर जब कभी कभी पावरफुल होता है तो यहाँ पे जुडिशरी वीक होती है। ये हमें कई बार देखने को मिला है। अब देखिए इसमें से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। एज लॉन्ग एज एनजीएसी जजमेंट्स विच अपहोल्ड द कोलिजन सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट एग्जिस्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू कंप्लाई विद द वर्डिक्ट। यहाँ पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्होंने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जजमेंट आया था उसको पब्लिकली रखा गया है, और उसको ये कहा है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू लेकर आया था ये क्या गया है, ये किसके अगेंस्ट है, लॉ ऑफ द लैंड। ये किसके अगेंस्ट है, हमारा जो लॉ ऑफ लैंड है उसके अगेंस्ट है। गवर्नमेंट किसके द्वारा चुनकर आती है, गवर्नमेंट चुनकर आती है जनता के द्वारा, वी पीपल के द्वारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट चुनती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट हमारे लिए ही यहाँ पर क्या करती है,
पॉलिसीज बनाती है, हमारे लिए प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम लेकर आती है, ठीक है, हमारी इकॉनमी में हेल्प करती है कि वो ग्रोथ करें। तो ये सारी चीज़ें, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो क्या कर सके, इसको रोक सके। पार्लियामेंट इज फ्री टू ब्रिंग अ न्यू लॉ ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे ये डिबेट चल रही है कि पार्लियामेंट फ्री है कि वो क्या कर सकती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, यहाँ पे जो जुडिशरी है उनके अपॉइंटमेंट के लिए वो लॉ लेकर आए, पॉसिबली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब वो कैसे लेकर आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, ठीक है, बट दैट टू विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, यहाँ पर भी क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू को लेकर आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे केशवानंद भारती केस आया था, इस वर्डिक्ट में ये क्लियर किया गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू क्या है, नॉट अ मीन्स टू असर्ट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी बट ओनली अ पार्ट ऑफ सिस्टम टू चेक एंड बैलेंस। उन्होंने केशवानंद भारती केस हुआ था, इसमें यहाँ पे जुडिशरी ने ये कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को दबाने का नहीं है, कि उनकी सॉवरेनिटी को हम कम कर रहे हैं। ये क्या है, सिर्फ सिस्टम में चेक और बैलेंस को देखने का है। सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक और बैलेंस देख रहे हैं। हम यहाँ पे ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट्स दी गई हैं पार्लियामेंट को, वो उसको क्रॉस ना करें। वहीं से क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा कोर स्ट्रक्चर है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, क्या पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, उसमें अमेंड कर सकती हैं। तो ये कहा जाता है कि हाँ, अंडर आर्टिकल 368 कर सकती हैं। बट आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोविजन नहीं है। वहां पे प्रोसीजर दिया गया है कि आप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर प्रोवाइड है। आपको ये नहीं कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपको क्या करना है, वहां पर अमेंड करना है। ऑलराइट, तो देखिए आर्टिकल 368 क्या कहता है, ओनली अ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेम कुड नॉट बी ट्रीटेड एज पावर। बट यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, जिसको आप यहाँ पर पावर की तरफ वो नहीं कर सकते हैं कि पावर के पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते रहेंगे। वहीं से क्या आता है, हमारा जो कोर आता है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू अल्टर द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द बेसिक feature or basic structure of the constitution. The NGAC judgment had said while upholding judicial independence as a basic feature of the constitution. तो यहाँ पर ये बात आती है कि जो जुडिशियल का अपॉइंटमेंट है, ये क्या कर रहा है, जुडिशियल का जो ये अपॉइंटमेंट है, ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, वॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि जो जुडिशरी होती है उसका काम क्या है, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट है उसको चेक्स और बैलेंस करना, ठीक है, उन पे चेक्स और बैलेंस देखना। यहाँ पर ये देखना कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा मेन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारे मेन आइडियोलॉजी है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर्स है, हमारा जो कोर है, हम उसको चेंज ना करें, हम उसको अल्टर ना करें। तो जो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट था वो क्या कह रहा था कि ये क्या कर रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूशन है, इसलिए आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो नेशनल NGAC जो जजमेंट है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट नहीं ला सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे इशू था। इसमें यहाँ पे बताया गया, देखिए आप कोर कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया, इट डिनोट्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच लिंक्स ऑल द प्रोविजंस एंड मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन ऑर्गेनिक होल। यहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारा जो बेसिक है, कोर है, वही क्या कर रहा है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक बना रहा है, ठीक है। ये किस में बताया गया था, हमारा केशवानंद भारती केस में हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था वो आया था। तो इसमें सारा यही एक डिबेट टाइप की है ये, कि जो हमारे किसके बीच में चल रही है, यहाँ पे जो हमारे जस्टिस हैं, सॉरी, जो हमारे जजेस हैं, बेंच ऑफ जस्टिस SK कौल एंड AK ओकरा, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उनके बीच में एक डिबेट सी है कि मतलब कि जो NGAC है ये उन्होंने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा कि जो ये क्या है, वॉल्यूशन हो रहा है, लॉ ऑफ लैंड का वॉल्यूशन हो रहा है, जो अथॉरिटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को बार बार लेकर आया जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इसमें ये बताया जा रहा है मिसिंग डॉक्टर, ये हमारे लिए GS पेपर 3 के लिए रिलेवेंट है। इसमें ये एक रिपोर्ट आई है, रूरल हेल्थ स्टैटिक रिपोर्ट्स।
क्या है हमारी रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट आई है। ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। आपको ये याद रखना है, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, इस रिपोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट ने ये रिवील किया है कि जो हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, उनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हमें डाउनफॉल, शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, हमें कमी देखने को मिल रही है। कितनी? वो भी 80%। मतलब जैसे कि अगर हमें कार्डियन चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, तो हम कोई एक पर्सन होता है ना, डॉक्टर होता है कि वो किसी फील्ड में क्या होता है? स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? उसमें हमें शॉर्टफॉल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि क्या है? 80% है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है, हमारे लिए वरी वाला पॉइंट है। तो ये आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एक रिपोर्ट लेकर आती है, रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनमें हमें शॉर्टफॉल देखने के लिए मिल रहा है, कितना? 80%। वो सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आज की जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने उनको डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। आप अपना जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।